रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम लोग बैरियर मेथड पे पहुंच गए थे। देखो, बैरियर मेथड में जो चीज़ आपको आनी चाहिए वो सिंपल सा ये फंडा है कि बैरियर मेथड में आपको ये पता होना चाहिए कि हमें किसी भी तरीके से जो स्पर्म है और ओवा है उसके मीट को रोकना है, मतलब उन दोनों को मिलने नहीं देना है। मतलब आप बैरियर लगा रहे हो, कोई प्रोटेक्ट लगा रहे हो। जिसमें सबसे पहला बेटा आपको बताएंगे कि जो सबसे कॉमनली जो यूज़ होता है, जो बैरियर की तरह यूज़ किया जाता है जिससे फिजिकल मेटिंग रोकी जाए स्पर्म की और ओवा की, जो सबसे कॉमनली यूज़ होता है वो होता है कॉन्डम्स। ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। क्यों? इसका सबसे फेवरेट जो सवाल है मैं आपको वो बता देता हूँ। इसका फेवरेट जो सवाल है जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो कॉन्डम्स है वो जो है एक तो प्रेगनेंसी से बचाता है, इसके अलावा जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, जो ऐसी डिजीज़ जो सेक्स परफॉर्म करने के दौरान ऐसी डिजीज़ होती है जो सेक्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो जो कॉन्डम है बेटा वो प्रेगनेंसी से भी प्रिवेंट करता है और एसटीडी से भी प्रिवेंट करता है। तो हम लोगों को बैरियर मेथड में यही पढ़ना है कौन कौन से बैरियर मेथड है जिससे हम स्पर्म और ओवा को मिलने से रोक सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला आपका जो है जो है कॉन्डम्स। इसकी अभी आपको इमेज भी दिखाएंगे। इसके बाद है डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स। देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कॉन्डम्स के बारे में। तो जो कॉन्डम होता है वो रबर लेटेक्स का बना होता है। किसका बना होता है? रबर लेटेक्स। जो रबर वाला जो मटेरियल होता है उसी से कॉन्डम को बनाया जाता है। ये क्या करता है बच्चों, जैसे मान लो कि ये मेल का पेनिस है तो कॉन्डम को इसके ऊपर लगाया जाता है। अब ये क्या करता है कि जब कॉन्डम को पेनिस के ऊपर लगाया जाता है तो पेनिस से सिक्रीशन तो आता है पर वो सारा का सारा कॉन्डम के अंदर स्टोर हो जाता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर सिक्रीशन, सीमन जो है मेल का, वो नहीं जाता, तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं होते। इसी तरीके से थोड़ा लेस कॉमन है, जिसे लेस कॉमनली यूज़ किया जाता है फीमेल कॉन्डम। फीमेल कॉन्डम्स को हम लोग क्या करते हैं कि वजाइना और सर्विक्स, हम लोग वजाइना से, जैसे मान लो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हम लोग इसको अंदर की तरफ, ये मान लीजिए कॉन्डम है तो इसको अंदर की तरफ हम लोग इंसर्ट करते हैं जो वजाइना और सर्विक्स को कवर कर ले। तो जब वजाइना सर्विक्स को कवर कर लेता है, इधर से इसकी कवरिंग होती है। आधे बच्चों को जो एनसीईआरटी में डायग्राम है उसमें आप लोगों को डाउट क्या होता है, आपको ऐसा लगता है देखने में कि जो फीमेल कॉन्डम है इधर से भी ओपन है और इधर से भी ओपन है, पर ऐसा नहीं है, वो एक तरफ से क्लोज होती है। अभी मैंने इसीलिए इमेजेस ऐड कर दिए। तो देखो, जो फीमेल कॉन्डम्स होते हैं बेटा वो क्या करता है, उसे हम लोग लगाते हैं वजाइना पे और सर्विक्स पे। और जो कॉन्डम है बेटा वो क्या करता है, हमें कॉन्डम के बारे में 2-4 पॉइंट पता होने चाहिए कि कॉन्डम को हम लोग कोइटस से पहले लगाते हैं और उसके बाद उसे रिमूव कर देते हैं। देखो, पहले क्या था, हमारी कंट्री में, हमारे देश में लोगों को ये लगा कि आज़ादी का मतलब है बच्चे पैदा करना। सोचो, 1951 में हमारी 350 मिलियन पॉपुलेशन थी। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2000 आते आते 1 बिलियन पॉपुलेशन पहुंच गई। दुनिया का हर छठा आदमी इंडियन है। तो इंडियन को मतलब भारतीय लोगों को ऐसा लगने लगा आज़ादी का मतलब बच्चे पैदा करना है, तो ऐसा नहीं था। तो इस चीज़ से पॉपुलेशन को कम करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, जिसमें से एक ये था कि जो एनजीओज थी, हॉस्पिटल थे, वहाँ पे क्या किया गया कि कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए जिससे पॉपुलेशन को डिक्रीज़ की जा सके। जैसे कि एक तो निरोध, कॉन्डम का मतलब एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एनजीओज वालों ने इसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा दिया। देखो बेटा, मेल कॉन्डम कैसा दिखाई देता है, ये जो आपका डायग्राम बना हुआ है ये मेल कॉन्डम का बना हुआ है। थोड़ा से बल्ज पार्ट होता है, इसमें क्या होता है, जब भी कॉन्डम को यूज़ करना होता है तो इसे प्रेस कर देना होता है। जैसे बल्ज पार्ट है तो इसे प्रेस कर देना होता है ताकि इसके अंदर एयर ना रहे, क्योंकि अगर एयर रहती है और जब यहाँ मान लो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जोर से सीमन आ रहा है, तो वैसे तो रप्चर नहीं होता, इतना मतलब सॉफ्ट नहीं होता कॉन्डम की, फट जाता है, बट उसके बाद भी हमें यहाँ जो एयर होती है उसे प्रेस कर देनी होती है ताकि यहाँ रिस्क फैक्टर ख़त्म हो जाए कि कॉन्डम रप्चर होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत कम। इसी तरीके से अब मैं आपको फीमेल कॉन्डम का डायग्राम दिखाने जा रहा हूँ। यही डायग्राम ऐसा है जो बच्चे देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये वाला पार्ट तो ओपन है और उनको देखने में लगता है कि ये भी ओपन है, बट दिस इज़ नॉट ओपन, दिस इज़ क्लोज्ड पार्ट। ये क्लोज्ड पार्ट है फीमेल कॉन्डम का। अगर ओपन होगा बेटा तब तो सारा सिक्रीशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चला जाएगा ना। आप ये देखिए,
ये देखिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल कॉन्डम है। ये देखो इधर से तो ये ओपन है, इधर से क्या है ये क्लोज है। ये यहीं पे सर्विक्स और वजाइना, ये वजाइना के पास रहेगा, ये इस सर्विक्स के पास रहेगा। ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, मैंने अभी आपको कुछ कहा था कि जैसे डायफ्राम्स होते हैं बेटा, कप शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसको देखो बेटा, इस डायग्राम में देखो क्लियर हो जाएगा। फीमेल क्या करती है, ये अपने आप सेल्फ इंट्रोड्यूस करती है इसको यूट्रस के पास। इससे क्या होगा बेटा, यहाँ पे जब इस जैसे मान लो पेनिस इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर सिक्रीशन आ भी रहा है तो सीमन जो है बेटा वो अंदर यूट्रस के नहीं जा पाता, क्योंकि इस डायफ्राम ने इसको कवर कर लिया है। देखो इस डायफ्राम के कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि जो डायफ्राम है ये रीयूजेबल है। ठीक है। तो कॉन्डम और डायफ्राम में सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस यही है कि कॉन्डम आर नॉट रीयूजेबल बट डायफ्राम आर रीयूजेबल। तो ये पॉइंट अपने को याद रखना है। कुछ देखो डायग्राम्स देखो डायफ्राम के कैसे कप शेप स्ट्रक्चर बने पड़े हैं। ठीक है। तो यही चीज़ है, मैंने आपको बोला था कि बैरियर मेथड में क्या क्या था। कॉन्डम किसका बना है, लेटेक्स का बना है, रबर का बना है। आपको एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स याद होने चाहिए। निरोध पॉपुलर ब्रांड है। कॉन्डम के फ़ायदे क्या हैं कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो एक तो प्रेगनेंसी से बचाता है, एसटीडी से भी बचाता है। और कुछ सरकारी भाषा वाले पॉइंट कि सस्ता है, आसानी से मिल जाता है, चीपर है ना, इजीली अवेलेबल है। उसके बाद यूज़र की जो है प्राइवेसी कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती है ना, उसे किसी डॉक्टर या नर्स की ज़रूरत नहीं है कॉन्डम का इस्तेमाल करने के लिए। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट आर ऑल्सो बैरियर मेथड ऑफ रबर, जिसको हम लोग इंसर्ट करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, डायफ्राम, वॉल्ट, सर्वाइकल कैप ये केवल और केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए, ये बात आप याद रखना। ठीक है। कॉन्डम तो मेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए भी बना था और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए भी, पर डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट ये तीनों के तीनों बेटा केवल और केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए बने हुए हैं। तो ये याद रखना। और ये किस तरीके से काम करते हैं आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो आपको ये चीज़ बोलनी है कि ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं सर्विक्स को, ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म की एंट्री नहीं हो सकती। ठीक है। और ये रीयूजेबल होते हैं। ये बात हो ही गई है हमारी, ये बात तो हमारी हो गई है कंप्लीट, है ना। ये वाली बात तो हमारी हो गई है कि रीयूजेबल होते हैं। एक बार आप और डायग्राम देख लो डायफ्राम के, सर्वाइकल कैप के, वॉल्ट्स के। चलो ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, ये बात हमारी हो गई कॉन्डम क्यों पॉपुलर है, क्योंकि भैया वो डिस्पोजेबल है, प्राइवेसी देते हैं जो भी यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये प्रिवेंट करता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से। तो बेटा देखो, पहली बात तो अननोन पार्टनर से या ऐसा कोई भी पार्टनर जिसमें हमें डाउट हो, कभी भी सेक्स परफॉर्म करना ही नहीं चाहिए। बट अगर उसके बाद भी लोग अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या है कि जो ऐसी डिजीज़ है जिनका कोई इलाज नहीं है, केवल प्रिवेंशन है, बचना है, तो उन डिजीज़ से केवल और केवल हम इन्हीं कुछ ऐसे मेथड हैं जिनसे बचा जा सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब अगला मेथड, बैरियर मेथड खत्म हो गया। अब अगला मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड कुछ नहीं है, आप बैरियर मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो, उसी के साथ में कुछ ऐसे केमिकल हैं जिनका अगर आप इस्तेमाल करोगे तो बैरियर मेथड की एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं। ये कुछ नहीं करते, ये क्या करते हैं, केमिकल मेथड में स्पर्मिसाइडल एजेंट होते हैं, मतलब कि ऐसे एजेंट होते हैं जो स्पर्म को मार देते हैं। स्पर्म की जो बेटा जो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसको रप्चर कर देते हैं। वही चीज़ लिखी हुई है, देखो, स्पर्मिसाइडल एजेंट किल स्पर्म। स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेली, फोम की फॉर्म में होता है, जेली की फॉर्म में होता है, क्रीम की फॉर्म में होता है। इसको हम लोग लगा देते हैं, ये क्या करता है, स्पर्म को डेथ करवा देता है। तो इससे क्या होता है कि जो आप बैरियर मेथड यूज़ कर रहे थे उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं। बेटा देखो, ये सवाल नीट में और बोर्ड में भर के आता है, भर के हर साल का सवाल है। बोर्ड में भी जाओगे टिक करने को आएगा, लिखने को भी आ सकता है। अच्छा, इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन पता है क्या है, अलग अलग कोचिंग में अलग अलग चीज़ें पढ़ाते हैं, पर एनसीईआरटी बहुत लिमिटेड वो लिखती है। तो हम पहले एनसीईआरटी वाला पढ़ लेंगे, फिर पॉइंट वाइज भी पढ़ लेंगे ताकि आपके दिमाग में क्लियरिटी आ जाए। अब बेटा एक होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। देखो, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस क्या होता है, इस डायग्राम में देखो, ये बेटा ये दिख रहा है आपको, टी शेप का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ये अलग अलग टाइप के होते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसे हम लोग क्या करते हैं, फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं। तो ये क्या करता है, कुछ ऐसे केमिकल रिलीज कर रहा होता है। देखो, जितने भी आईओडीज होते हैं ना, उनका लगभग सबका फंक्शन एक जैसा ही होता है, थोड़ा 19-20 होता है। वो क्या करेंगे, या तो यूट्रस को
अनसूटेबल बना देंगे, मतलब उनका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा यूट्रस में तो बच्चा नहीं रुकेगा। हमें तो भाई प्रेगनेंसी से बचाना है। या फिर क्या करेगा, ये जो सर्विक्स है इसकी म्यूकस को थिक कर देगा, बिल्कुल गाढ़ा कर देगा, ताकि स्पर्म ही ना आ पाए अंदर। या फिर क्या करेगा, यहाँ से बेटा जो अंडा निकलता था उसे ही नहीं निकलने देगा। तो यही जितने भी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस पढ़ोगे मोटा मोटा उन सब की यही फंक्शन होंगे। हमने क्या किया बेटा, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये आपको बिल्कुल खंटास रट जाना, बिल्कुल रट जाना, चाट जाओ घोंट जाओ इसको, बिना घोंटे काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहला इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो हमने पढ़ना है बेटा वो है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। नॉन मेडिकेटेड नाम से ही क्लियर है भैया, ऐसा इंट्रा यूट्राइन जिसमें कोई भी दवाई नहीं होगी। ठीक है, हमें समझ आ गई। ऐसा इंट्रा यूट्राइन जिसमें कोई भी क्या नहीं होगी बेटा, दवाई नहीं होगी। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी मतलब ऐसा इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ऐसा डिवाइस जो कॉपर रिलीज कर रहा होगा। आपको मैं मोटा मोटा एक शब्द बता देता हूँ। कॉपर क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को स्लो कर देता है, उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देता है। मतलब अगर आपको मोटा मोटा बताएं, मैं अपनी स्टेटमेंट करेक्ट करता हूँ, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। देखो अगर आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर 2 में, ओवा जो होता है उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उसे फाड़ के स्पर्म अंदर जाता है। अगर स्पर्म कमज़ोर है, मरा हुआ है, तो भाई फाड़ ही नहीं पाएगा, ओवा को अंदर जा ही नहीं पाएगा। मैंने बोलता ना, जिस स्पर्म में बहुत ताकत होगा, बहुत स्पीड होगा, वही अंदर जा सकता है। तो अगर हमने स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कमज़ोर कर दी तो अंडे को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तीसरा होता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। इसको मैं आपको कॉन्सेप्चुअली एक बार समझा दूंगा कि ये क्या है, कैसे है। ठीक है, आपको ऑन टिप होना चाहिए, इसे लिख के दीवार पे भले चिपका दो, ये सारे एग्जाम्पल याद होने चाहिए। नॉन मेडिकेटिव मतलब जिसमें दवाई नहीं है, उसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, लाइपीज लो। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का क्या है बेटा, कॉपर रिलीजिंग का तो नाम से याद हो जाता है। कॉपर रिलीजिंग मतलब कॉपर टी, एक होगा टी शेप का, एक होगा 7 शेप का। आप देखना, एक होगा टी शेप का, एक होगा 7 शेप का। और एक और एग्जांपल बेटा जिसका नाम है मल्टी लोड 375, ऐसे याद रख लेना। इसका 7 आ रहा है ना, 375। तो तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कॉपर वाले। ठीक है, और हार्मोन रिलीजिंग के आपको 3 याद करने हैं, एक तो है, 2 याद करने हैं बस अभी तो। एक है प्रोजेस्टेसट, एक है LNG-20। भैया ये प्रोजेस्टेसट क्या होता है, कुछ नहीं बेटा, सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरोन। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी कि प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो आपको मोटा मोटा ये याद रखना है कि प्रोजेस्टेसट और LNG-20 जो है वो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का एग्जाम्पल है। अब देखो, मैंने आपको बोला था हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। देखो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या है। अच्छा हाँ, एक बात और, ये जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस है, आप 2-3 मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ जिससे सवाल बनेगा। एक तो ये है कि डॉक्टर और केवल नर्सिस लगा सकते हैं। ठीक है, आप अपने आप यूज़ नहीं कर सकते इसको। दूसरा है वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन इंडिया, लिखा हुआ है, पेपर में आएगा, आपको लिखना पड़ सकता है। अब देखो इसके ना कुछ फ़ायदे नुकसान है इस आईयूडी के। देखो इसके फ़ायदे नुकसान है, कभी कभी क्या होता है बेटा, यहाँ पे इरिटेशन से करने लगता है। क्या करने लगता है, इरिटेशन। अगर यहाँ पे इरिटेशन होने लगा, अगर आईयूडी इरिटेशन होने लगा या इंजरी कर दे, तो शायद माँ दोबारा बच्चे को पैदा कर ही ना पाए। इसलिए जो डॉक्टर्स होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं कि जो भी माँ 1-2 बच्चे दे चुकी होती है, उसके बाद उनको प्रेगनेंसी को डिले करना होता है, तब वो एडवाइस करते हैं कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस पे जाओ। वो अगर किसी का एक भी बच्चा नहीं है तो डॉक्टर कभी एडवाइस नहीं करता कि आप इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस पे जाओ, क्योंकि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के कुछ नुकसान भी होते हैं, शायद आगे बच्चा ही ना होने दे। वैसे ऐसा नहीं होता, बट 5% केस में भी होता है, तो ये बहुत खतरनाक स्थिति बन जाती है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं, कि एक तो डॉक्टर इसको इंसर्ट करेंगे, दूसरा कि ये बेस्ट मेथड है। अगर आपसे एक सवाल आ सकता है पेपर में, ये सवाल पूछा जा सकता है पेपर में कि अगर कोई चाइल्ड के बीच में गैप चाहता है, किसी के 2 बच्चे हो गए, अब वो चाहता है कि मेरा अगला बच्चा 2 साल 4 साल बाद हो, तो कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेस्ट है, तो उस केस में आप बेटा बोलोगे आईयूडी। कि अगर आपको गैप चाहिए बिटवीन चिल्ड्रंस, तो बेस्ट मेथड कौन है, आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, आइए एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ लेते हैं। मैंने बोला ना, ज्ञान तो मैं बहुत सारा फेंकूंगा, पर क्वेश्चन नीट में इसी से बनेगा और बोर्ड में आपका, तो आप इन लाइनों को ध्यान रखिएगा। देखो,
आईयूडी देखो बेटा, एनसीईआरटी जिस बच्चे ने रट ली उसका सारा काम हो जाएगा। मैंने आपको कई बार मैं बता चुका हूँ क्लास में भी कि भाई मेरे 350 नंबर बायो में आए थे 360 में से। सोचो केवल 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे, सब कुछ मेरा सही था, बस और बस एनसीईआरटी। बट बेटा एनसीईआरटी 100 बार से भी ज़्यादा रट दी थी, ऐसी रटी है कि आज भी वो पेज तक याद है कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो आपको भी इतना तो करना पड़ेगा कि एनसीईआरटी इतना जितना मैंने पढ़ाया, मान लो 20 मिनट की वीडियो, तो वीडियो देख लिया आपने, उसके बाद बस आपको एक पन्ना एनसीईआरटी का पढ़ना है। सोचो 20 मिनट में मैं केवल एक पन्ना एनसीईआरटी का पढ़ा पा रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं। तो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस क्या करता है, मैंने आपको पहले ही मोटा मोटा बता दिया। एक तो फेगोसाइटोसिस करवाता है स्पर्म की, क्या करवाता है, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब जो स्पर्म है उसे खा जाएगा, ठीक है, या मार देगा, ठीक है, स्पर्म। और इसके अलावा क्या करता है, मैंने आपको बताया जो कॉपर आयन रिलीज होते हैं वो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। अगर स्पर्म की मोटिलिटी कम हो गई, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम हो गई, तो अंडे को फाड़ नहीं पाएगा। अंडे को फाड़ नहीं पाएगा, अंडे को जब फाड़ नहीं पाएगा, अगर अंडा नहीं फटा तो भाई बड़ी सारी दिक्कत है। अगर अंडा नहीं फटा तो स्पर्म अंदर जा ही नहीं पाएगा, जब स्पर्म अंदर जाएगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसके अलावा क्या है कि जो हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होते हैं वो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो हार्मोन रिलीजिंग होते हैं वो क्या करते हैं कि जो यूट्रस है ना उसे अनसूटेबल बना देंगे इम्प्लांटेशन के लिए। मतलब कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देंगे हैं, या फिर क्या कर देंगे कि यूट्रस में मान लो एंडोमेट्रियम की लेयर बनती है उसी को नहीं बनने देंगे। तो बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि अगर कोई फीमेल है, प्रेग्नेंट है, तो उसे पपाया नहीं खिलाते, क्यों, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, तो बच्चे को बाहर फेंक देने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा क्या करता है, जो हार्मोन रिलीजिंग वाला है उस सर्विक्स जो होता है उसमें म्यूकस होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा। तो इस म्यूकस को बहुत थिक कर देता है। अगर थिक कर दिया इसने, म्यूकस को गाढ़ा कर दिया, तो स्पर्म अंदर ही नहीं जा पाएंगे। वैसे बेटा म्यूकस थिक पता है कब होता है, प्रेगनेंसी में। जब म्यूकस थिक हो गया, क्यों, क्योंकि ऊपर मान लो बच्चा है, अगर बच्चे का ग्रेविटेशन नीचे की तरफ लग रहा है, अगर म्यूकस थिक नहीं हो तो क्या पता बच्चे का पानी या बच्चे खुद नीचे की तरफ आने लगेगा। पर अगर वो स्पेस क्लोज है, स्पेस अगर क्लोज है तो फिर बच्चा या उसका सिक्रेशन बाहर नहीं आ सकता। तो उसी प्रोसेस पे हमारे हार्मोन रिलीजिंग वाले काम करते हैं। मैं आपको इसको और अच्छे से अभी समझा दूंगा, तो याद रखना। देखो इसके अलावा क्या, आईयूडी जो होता है बेटा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है फीमेल के लिए जो डिले करना चाहती है प्रेगनेंसी। ये बात हमारी हो चुकी है, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। अब देखो बेटा थोड़ा सा, ये तो हमने पढ़ लिया एनसीईआरटी की लाइन है कि कौन क्या कर रहा है। अब थोड़ा मैं आपको स्पेसिफिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे सबसे पहले बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। ये किसका डायग्राम बना हुआ है बेटा, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। नॉन मेडिकेटेड मतलब जिसके अंदर कोई दवाई ववाई नहीं है। जनरली बोरिक एसिड वगैरह होता है, प्लास्टिक का बना होता है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। आपको तो केवल इसका नाम याद रखना है, ठीक है। आपको केवल नाम याद रखना है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। प्लास्टिक का बना होता, नहीं भी याद होता तो काम चल जाएगा, पर आपको ये याद रखना है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जाम्पल का नाम क्या है। फिर आपको कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के बारे में, ये बात तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देख बेटा ये किस शेप का लग रहा है, किस शेप का लग रहा है, देखो ये है टी शेप। कैसा है, टी शेप। ये कैसा लग रहा है आपको, टी शेप, ठीक। इसके अलावा एक आपको मैंने आपको 3 बताए थे, कॉपर टी, कॉपर 7 और क्या बताया था बेटा, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। ये है बेटा मल्टीलोड 375। ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा कॉपर टी, और ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है बेटा, 7 की तरह। तो इसका नाम क्या है, कॉपर 7। इन तीनों को यूट्रस के अंदर डाला जाता है। छोटी सी रस्सी होती है, अगर फीमेल चाहे तो फील भी कर सकती है कि भाई वो कहीं अलग जगह डिस्प्लेस तो नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद है आपको मोड ऑफ एक्शन पता चली गया है। कॉपर वालों का क्या काम है भाई, फर्टिलाइजिंग और मोटिलिटी कम कर देता है स्पर्म की। जब फर्टिलाइजिंग और मोटिलिटी कम कर दिया तो ओवा को फाड़ नहीं पाएगा। याद है ना 3 इडियट में कैसे मिलियंस ऑफ स्पर्म आ रहे होते हैं एक ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए, फाड़ने के लिए। तो भाई जब तुमने स्पर्म को ढीला ढाला बना दिया, जब ढीला ढाला हो गया, स्पीड भी तुमने कम कर दी, तो ये फाड़ ही नहीं पाएगा ओवा को। जब फाड़ नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा इसका मतलब जो हम चाहते थे वो नहीं हो रहा। अब देखो बेटा हार्मोनल आईयूडी जो होता है इसकी मैकेनिज्म हमको थोड़ी सी देखनी है बेटा। हार्मोनल आईयूडी की
हमको मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझनी है। एक बार हम लोग समझते हैं हार्मोनल आईओडी का मैकेनिज्म, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें लिखा हुआ है मैंने पीपीटी में। एक तो आपको याद रखना है हार्मोनल आईओडी के एग्जांपल कौन कौन से, एक है प्रोजेस्टेसट, एक है LNG-20। प्रोजेस्टेसट और LNG-20 है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ये क्या करता है, यूट्रस को अनसूटेबल बना देता है इम्प्लांटेशन के लिए। और ये एनएवोल्यूशन इन ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखना बेटा, ज़रा ध्यान से समझना। होता क्या है बेटा, ये रहा यूट्रस। ठीक, आपने क्या किया, बाहर से एक हार्मोनल आईओडी लगा दिया। तो हार्मोनल आईओडी जैसे बेटा मान लो रिलीज कर रहा है प्रोजेस्टेसट। क्या रिलीज कर रहा है बेटा, प्रोजेस्टेसट। ठीक है, तो इसका काम क्या है बेटा, इसका काम क्या है, ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है। कैसा प्रोजेस्टेरॉन है बेटा, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। मतलब कि जस्ट सेम प्रोजेस्टेरॉन की तरह ही काम करेगा। तो भैया प्रोजेस्टेरॉन की तरह काम करेगा तो प्रेगनेंसी नहीं कराने देगा। हाँ, नहीं कराने देगा। देखो कैसे नहीं कराने देगा। एक तो ये क्या करता है, जब भी प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में आता है फीमेल के, वो क्या करता था, सर्विक्स को थिक कर देता था ताकि बच्चा नीचे की तरफ ना आए। तो जब आपने यहाँ पे भी सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन दिया है तो ये क्या करेगा, सर्विक्स को थिक कर दिया। ठीक है, ताकि स्पर्म अंदर की तरफ ना आए। इसके अलावा क्या होता है बेटा, जब भी प्रोजेस्टेरॉन आता है, ये क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है। क्या करता है बेटा, नेगेटिव फीडबैक देता है। किसको नेगेटिव फीडबैक देता है, हाइपोथैलेमस को। अगर हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक दे रहा है तो यहाँ से क्या नहीं रिलीज होगा, GnRH। अगर GnRH रिलीज नहीं होगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, अगर GnRH रिलीज नहीं होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या नहीं निकलेगा, FSH और LH। और जब बेटा FSH नहीं निकलेगा तो फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होगा। और जब फॉलिकल ही नहीं बनेंगे तो भाई, जब फॉलिकल ही नहीं बन रहे, जब फॉलिकल बना ही नहीं तो अंडा कहाँ से आएगा, प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। अरे नहीं होगी ना। इसी तरीके से जब LH नहीं बनेगा तो आपको पता है LH सर्ज होता है। वहाँ पे जब LH सर्ज होता है उस प्रोसेस को हम लोग ओव्यूल्यूशन कहते हैं। जब LH का सर्ज होगा उसी समय पर अंडा निकलता है। जब LH आ ही नहीं रहा, FSH आ ही नहीं रहा, तो भाई ना तो फॉलिकल बन रहा होगा उस फीमेल में जिसमें हमने हार्मोनल आईओडी लगाया है, ना LH सर्ज हो रहा होगा। तो ना तो फॉलिकल बन रहा है, ना फॉलिकल फट रहा है। तो जब ना फॉलिकल बन रहा है, ना फॉलिकल फट रहा है, तो भाई कहाँ से प्रेगनेंसी होगी। तो इस मेथड पे करता है। इसके साथ क्या करता है, और एक दो काम करता है। ये क्या करता है कि जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है और उसको भी ये रिड्यूस करता है थोड़ा। बट आपको मेनली याद रखना है कि जो हार्मोन रिलीजिंग वाला है, एक तो सर्विक्स को क्या कर देता है बेटा, थिक कर देता है। दूसरा हाइपोथैलेमस को क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है। बस आपको इतना ही याद रखना है। और इसके अलावा अगर आप याद रख सको तो रख लेना कि फैलोपियन ट्यूब में, जो फैलोपियन ट्यूब होती है यहाँ पे बेटा, उसमें जो होता है मोटिलिटी को रिड्यूस कर देता है हार्मोन। देखो अगर कुछ नहीं आया, 4 बातें भाई हमने पहला पढ़ा, बैरियर, कॉन्डम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट्स। ये क्या है, डायरेक्ट रोक रहे हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं मिलने दे रहे स्पर्म ओवा को। फिर हमने पढ़े आईओडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, यूट्रस में डाल रहे हैं ये। अब यहाँ पे स्पर्म तो जा रहा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव में, बट ऐसा कुछ हो गया है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चों कि अब स्पर्म और ओवा के मिलने का इन्वायरमेंट ऐसा नहीं बन पा रहा है। या तो सर्विक्स थिक हो गई है, या फिर यूट्रस अनसूटेबल हो गया है, या फिर फॉलिकल बनने ही नहीं दे रहा, या फिर अगर फॉलिकल बन भी गया तो फॉलिकल को फटने नहीं दे रहा है। तो यही है। या फिर स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम कर दे रहा है। तो बेटा इतना ही है। 23 मिनट में हमने ख़त्म कर लिया। आगे का पार्ट आपको आगे बताएंगे। ओके, थैंक यू।